फर्स्ट पार्ट में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिक के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किए थे, उसी का ये सेकंड पार्ट है। इसमें भी हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट टू वाट एक्सेप्ट, यहाँ एक्सेप्ट में सी छूट गया है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन कौन वाट के बराबर है सिवाय, तो देखिए वाट का क्या होता है, तीन फॉर्मूला होता है, आई स्क्वायर आर वी इंटू आई और वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो आई स्क्वायर आर यानी पहला वाला ऑप्शन ए होगा ही, जूल पर सेकेंड, वाट रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है यानी जूल पर सेकेंड, यानी ऑप्शन 2 भी करेक्ट है, ऑप्शन 3 भी करेक्ट है, वोल्ट इंटू एम्पियर। और चौथा वोल्ट बाई एम्पियर, ये किस चीज़ का यूनिट है, वी बाई आई, ये आपका रेजिस्टेंस का यूनिट है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। यानी ये तीनों जो है ऑप्शन ए बी और सी तीनों वाट के इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए वायर कंडक्टर ऑफ 0.2 ohm resistance is doubled in length, its resistance becomes, अगर किसी 2.2 ohm रेजिस्टेंस वाले वायर का लेंथ डबल किया जाता है तो उसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, यानी लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। और कितना बढ़ेगा, ये देखिए पहले केस में मानते हैं कि रेजिस्टेंस R1 है और लेंथ मेरा L1 है, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा है तो R1 इक्वल टू के इंटू L1, यहाँ से हम के का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। अब रेजिस्टेंस R2 है, लेंथ मेरा L2 है, यहाँ से R2 इक्वल टू के इंटू L2, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि अब जो लेंथ है पहले के लेंथ की अपेक्षा 2 गुना है, यानी L2 इक्वल टू 2L1, बस पुट कीजिए, के की जगह के का वैल्यू पुट कीजिए और L2 की जगह L2 का वैल्यू पुट कीजिए, तो आएगा R2 इक्वल टू 2R1, यानी अब जो रेजिस्टेंस है पहले के कंपेरिजन में 2 गुना हो गया है, यानी कितना हो जाएगा, पहले 0.2 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 0.4, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, KCL इज अप्लीकेबल टू ओनली, हम लोग जानते हैं कि KCL किसी भी जंक्शन के बारे में बोलता है कि किसी भी जंक्शन पे सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू होता है सम ऑफ आउटगोइंग करंट के, यानी KCL अप्लीकेबल होता है जंक्शन इन ए नेटवर्क, ऑप्शन सी। फ्यूज वायर का रेटिंग किस चीज़ में एक्सप्रेस किया जाता है, फ्यूज वायर का जो रेटिंग होता है हमेशा और हमेशा एम्पियर में एक्सप्रेस किया जाता है, यानी ऑप्शन डी। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ, इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है, तो ये आपका टंगस्टन का बना होता है। ये क्वेश्चन रिपीट करता है ग्रुप डी वाले एग्जाम में या अप्रेंटिस के एग्जाम में भी या फिर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में, तो इसको याद रखिएगा, टंगस्टन। नेक्स्ट, 360 watt bulb are in parallel across 60 volt power supply. If one bulb burns, then 3 60 वाट के बल्ब पैरेलल में लगे हुए हैं 60 वोल्ट के पावर सप्लाई के क्रॉस, एक बल्ब आपका ये फ्यूज कर जाता है, तो रेस्ट 2 पे क्या असर पड़ेगा, तो पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज आपका सेम होता है, तो वोल्टेज सेम होता है तो दोनों बाकी जो बचे हैं बल्ब उस पर तो सेम वोल्टेज आएगा, यानी दोनों बल्ब जलेंगे, यानी ऑप्शन डी, द अदर 2 बल्ब विल लाइट, ठीक है। नेक्स्ट, शॉर्ट सर्किट का प्रतिरोध। अब देखिए शॉर्ट सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट में आपका रेजिस्टेंस हो जाता है 0, यानी करंट हो जाता है इनफाइनाइट, और वोल्टेज पे क्या इफेक्ट होता है, वोल्टेज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस
0 होता है। नेक्स्ट, व्हेन वन लेग ऑफ पैरेलल सर्किट इज ओपन आउट देन टोटल करंट विल। अगर किसी एक पैरेलल सर्किट का एक ब्रांच खुल जाता है तो करंट क्या होगा? चलिए हम लोग ये जानते हैं कि पैरेलल में जो रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? डिक्रीज कर जाता है। यानी अगर मेरा रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो करंट क्या होगा? इंक्रीज करेगा, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 2 लैम्प्स 100 वाट 230 वोल्ट एंड 40 वाट 230 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 230 वोल्ट AC। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? पहला, 100 वाट का बल्ब ब्राइट ग्लो करेगा। सेकंड, 40 वाट का बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। दोनों समान रूप से ग्लो करेंगे या ब्राइट करेंगे, और 40 वाट का लैम्प फ्यूज कर जाएगा। देखिए, बॉल का जो ब्राइटनेस होता है डिपेंड करता है इस चीज़ पे कि बॉल कितना पावर कंज्यूम करता है। जो बॉल ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा वो ज़्यादा ब्राइट ग्लो करेगा। इसको ऐसे समझते हैं, सीरीज में वोल्टेज क्या होता है? सारे एलिमेंट के अक्रॉस का वोल्टेज टोटल वोल्टेज के बराबर होता है, और करंट सीरीज में सब सेम जाता है। तो 40 वाट रेजिस्टर का अगर हम रेजिस्टेंस निकालते हैं तो पावर इक्वल टू V²/R। यहाँ से हम रेजिस्टेंस निकालेंगे तो यह आएगा 1322.5 ओम। इसी तरह से 100 वाट रेजिस्टर का अगर हम रेजिस्टेंस निकालते हैं तो यह आएगा 529 ओम के करीब। अब चलिए, ओम्स लॉ से I = V/R। यहाँ से V का वैल्यू 230 वोल्ट दिया हुआ है और R1 R2 अभी निकाले हैं, कैलकुलेट कीजिएगा तो 0.124 एम्पियर का मेरा करंट आएगा। अब 40 वाट रेजिस्टर कितना पावर कंज्यूम करता है? तो I निकाल लिए, R का वैल्यू में निकाल लिए, तो यानी 0.124 का स्क्वायर इंटू R1 की वैल्यू कितनी है? 1322.5। तो ये निकालिएगा तो 20.33 वाट आएगा। ठीक है, और दूसरा बल्ब का इसी तरह से आप पावर कंजम्पशन निकालिएगा तो ये आएगा 8.13 वाट। कौन सा बल्ब ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है? तो 40 वाट रेटिंग वाला बल्ब। यानी आपको सीरीज में याद रखना है कि जो लो रेटिंग का बल्ब होता है, जिसकी रेटिंग कम होती है, वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है और ज़्यादा ब्राइट ग्लो करेगा। ठीक है, तो इतना कैलकुलेट नहीं करना है, देखते लगा देना है कि किसका रेटिंग कम है। 40 वाट का रेटिंग कम है तो ये ज़्यादा ब्राइट ग्लो करेगा, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट, L और M के बीच का रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए, L और M के बीच में मान लीजिए कि कोई आपका, सपोज कर लीजिए कोई वोल्टेज लगा हुआ है, ये करंट जा रहा है। अब चलिए कैलकुलेट कीजिए, ये करंट इस ब्रांच और इस ब्रांच में सेम जा रहा है, यानी ये दोनों सीरीज में लगा हुआ है। तो 6 + 14 20 ओम। 20 किसके पैरेलल में लगा हुआ है? तो 20 आपके 20 के पैरेलल में लगा हुआ है। ठीक है, 20 और 20 का पैरेलल 10। ठीक है, अब देखिए इसका इक्विवेलेंट बनाइए। यहाँ पे आपका 10 हो गया, ये आपका 10 ही है पहले से, और ये आपका 20 है। आपका L कहाँ है? L आपका यहाँ पे है, और M कहाँ है? M यहाँ पे है। करंट यहाँ से जा रहा है। अब देखिए 10 और 10 में करंट आपका सेम जा रहा है, यानी 10 और 10 सीरीज में लगा हुआ है, तो 10 + 10 20, और फिर 20 किसके पैरेलल में लगा हुआ है? इस 20 के। तो 20 और 20 का इक्विवेलेंट चूंकि पैरेलल में है तो हाफ हो जाएगा, यानी 10, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर आर यूज फॉर। किस लिए यूज किए जाते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस? तो ये सप्रेस सर्ज को खत्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। जनरली पावर सिस्टम वगैरह हम यूज करते हैं, इसको हम लाइटिंग अरेस्टर भी बोलते हैं, लाइटिंग अरेस्टर। ठीक है, या नेक्स्ट, वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर आर यूजुअली मेड फ्रॉम। वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर किस चीज़ के बने होते हैं? तो ये सिलिकॉन कार्बाइड के बने होते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, सिलिकॉन कार्बाइड। द रेशियो ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन टू दैट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नियरली। अब प्रोटॉन का मास कितना होता है?
याद कीजिए पहला पार्ट 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। दोनों का रेशियो निकालेंगे तो ये लगभग 1840 के करीब आएगा। ठीक है, यानी प्रोटॉन का मास काफ़ी ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास से। किसी आयन पर सबसे कम आवेश हो सकता है। अब चलिए, एटम आयन कब बनता है? एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, यानी एटम में हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है और चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होता है। ठीक है, और आयन कब बनता है एटम? एक इलेक्ट्रॉन लूज करके। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है तो प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक हो जाएगी, यानी एटम पे नेट पॉजिटिव चार्ज, यानी एटम पे जो पॉजिटिव चार्ज हो गया वो अधिक हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव आयन। इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन अगर एटम गेन करता है उस केस में क्या हो जाएगा? एटम में एक इलेक्ट्रॉन का संख्या अधिक हो जाएगा, यानी एटम पे नेट निगेटिव चार्ज अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो यानी किसी आयन पे सबसे कम आवेश कितना हो सकता है? यानी एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है सबसे कम तो उतना ही होगा ना, यानी इक्वल टू द चार्ज ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ये नहीं, इक्वल टू द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 3 कंडक्टेंस इन पैरेलल हैव द वैल्यूज ऑफ, 3 वैल्यू दिया हुआ है 2000 माइक्रोमोहो, 3000 माइक्रोमोहो और 4000 माइक्रोमोहो का। ठीक है, इसको अगर पैरेलल में कंबाइन किया जाता है तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कितना होगा? तो देखिए, रेजिस्टेंस अगर हम पैरेलल में कंबाइन करते हैं 3 है तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R क्या होता है? G, यानी कंडक्टेंस इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, यानी G इक्वल टू G1 प्लस G2 प्लस G3। बस तीनों को जोड़ दीजिए, 2000 प्लस 3000 प्लस 4 9000, यानी ऑप्शन सी। नाइक्रोम इज एन एलॉय ऑफ, नाइक्रोम किस चीज का मिश्र धातु होता है? तो नाम से भी पता चलता है, निकेल प्लस क्रोमियम, नाइक्रोम, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये हीटिंग एलिमेंट है। मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग होता है, ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होता है? ये लगभग 1000 ओम होता है, एग्जैक्ट नहीं, लगभग होता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के जो रेजिस्टेंस होता है बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे बॉडी मेरा सूखा है या गीला है, ठीक है, या कहीं कटिंग तो नहीं है, बॉडी पे कहीं कट नहीं ना लगा हुआ है। ठीक है, तो मोटा मोटी 1000 ओम होता है। ऑप्शन आप लोग इसी के आसपास, 1000 ओम के आसपास टिक कीजिएगा। इलेक्ट्रिशियन सोल्डर में प्रयोग होने वाले लीड और टिन के मिश्र धातु का कंपोजिशन कितना होता है? ठीक है, तो लीड और टिन का कंपोजिशन होता है 65% और 35%। ठीक है, इसमें थोड़ा सा लग रहा है कि मिसप्रिंट हो गया है। टिन होता है 65% और लीड आपका 35%। ये 35 उधर रहेगा, 65 इधर रहेगा। जैसे देखिए, एक चार्ट बना हुआ है, जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में, जैसे जैसे टीन का परसेंटेज बढ़ रहा है और लीड का परसेंटेज घट रहा है, वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट मेरा घट रहा है। ठीक है, यानी हम लोग इलेक्ट्रिशियन सोल्डर में जो इस्तेमाल करते हैं ये 6 नंबर पे, यानी 66% टीन और 34% लीड। यही चीज़ है 65 और 35, इसी के राउंड होता है। कोई कभी कभी एग्जाम में 63 दे देगा, और 37 दे देगा। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट 185 के आसपास। ठीक है, तो ये नंबर 65 35 मोटा मोटी याद रखिएगा, इसी के राउंड ऑप्शन रहेगा। केमिकल यूज इन फ्लक्स इन इलेक्ट्रिशियन सोल्डरिंग, इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग में प्रयुक्त होने वाले फ्लक्स किस रसायन होता है? रोजिन, HCl, बोरिक एसिड, बोरोक्स। तो ये आपका होता है रोजिन। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड भी इसको बोलते हैं। फ्लक्स यूज इन सोल्डरिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील के सोल्डरिंग में किस फ्लक्स का उपयोग करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ऑल।
तो इसमें सभी प्रकार के फ्लक्स का यूज होता है। व्हेन कंपेयर टू कॉपर द एल्युमिनियम हैज़ डॉट डॉट ऑफ कंडक्टिविटी। एल्युमिनियम की चालकता तांबे के मुकाबले कितनी होती है? तो हम लोग जानते हैं कि जो मेरा एल्युमिनियम होता है तांबे से कम चालक होता है, यानी कॉपर की कंडक्टिविटी हमेशा ज़्यादा होती है एल्युमिनियम से। ठीक है, तो कॉपर के कंपेरिजन ये होता है 60.6%। ये एग्जैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप लोग 60% के अराउंड याद रखिएगा, इसी के अराउंड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नहीं, ऑप्शन। नेक्स्ट, एल्युमिनियम को सोल्डरिंग करने में प्रयुक्त होने वाला सोल्डर का कंपोजिशन क्या होता है? तो एल्युमिनियम को सोल्डरिंग करने के लिए एक स्पेशल सोल्डर यूज होता है जिसको AlCaP बोलते हैं, जिसका कंपोजिशन आप लोग याद रखिएगा। लेड इसमें 31%, टिन 31%, जिंक 9% और कैडमियम 9%। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट, सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट किस धातु का बनाया जाता है? तो सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट क्या होता है? हीट ट्रांसफर के लिए यूज होता है और ये आपका हीटिंग एलिमेंट की तरह काम करता है। और हीटिंग एलिमेंट किस चीज़ का बनता है? नाइक्रोम का। नाइक्रोम किस चीज़ का एलॉय है? निकल और क्रोमियम का। तो नाइक्रोम आपको याद रखना है। ठीक है, 7/20 केबल का मीनिंग क्या होता है? अब देखिए, केबल का रेट ऐसे कुछ करके नंबर दिया होता है। तो 7 होता है स्ट्रैंड का नंबर, यानी ये तार के अंदर आप छोटा छोटा तार देखते होंगे। ठीक है, छोटा छोटा कंडक्टर देखते हैं, होता है उसका नंबर होता है ये 7, यानी 7 स्ट्रैंड। और 20 क्या होता है? इस पार्टिकुलर एक छोटे वायर का SWG नंबर। SWG स्टैंडर्ड वायर गेज, यानी ये स्टैंडर्ड वायर गेज है आपका। इसमें पिछले वाले क्वेश्चन में 7/20 का मतलब हुआ कि वायर का डायमीटर इसके 20 नंबर वाले खांचे में फिट करेगा। ठीक है, तो इसका SWG नंबर हो गया 20। और कितना का स्ट्रैंड है? तो ये 7 का स्ट्रैंड है, तो 7/20 हो गया। ठीक है, यानी ऑप्शन इसमें 20 SWG के 7 तार, ऑप्शन ए।